हेलो एवरीवन, वेलकम है फिर से आपके चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। और आज हम आगे पॉलिटी का लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब से पहले मैंने आपको बताया था पॉलिटी के 3 लेक्चर सबसे पहले हो चुके हैं, जहाँ पे हमने बिल्कुल शुरू से डिस्कस किया था। तो संवैधानिक विकास वहाँ से शुरुआत हुई थी एंड उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए थे, उसके पार्ट्स के बारे में, कितने भाग हैं उसके। एंड उसके आगे फिर हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 भाग 2 के बारे में। एंड आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बिल्कुल भी टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखिए जीएस की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है ना, आप ये समझ लीजिए कि जो भी आप कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर जीएस क्या है, क्वेश्चन कहीं से भी रेज हो जाता है वहाँ पे। ठीक है ना, तो जितना हम बता रहे हैं सिर्फ उतना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको बाकी अदर जगहों से भी इकट्ठे करने हैं सोर्सेज। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स साथ में चलाते रहिएगा एंड मतलब जहाँ से भी हमें कुछ भी अगर सोर्स मिल रहा है उसको हमें कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर बुक है मैं तो उसी से पढ़ूंगा जी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो जीएस के अंदर क्या है, एक तो हम पूरा का पूरा जान लेंगे किसी भी चीज़ को, ये एकदम से पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, कहीं पर अगर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जितने पोर्शन की ज़रूरत है उसी को पढ़ लिया जाए, तो इस तरह से हमें करना है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बता देता हूँ कि देखिए नेगेटिव मार्किंग होती है, सबको पता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करो। मतलब ये है, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज है तो उसमें आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े आराम से। उनमें बिल्कुल पता रहता है कि ये 2 ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो जो बाकी के 2 ऑप्शन होते हैं उसमें से ट्राई करके देखते हैं, उसमें से ज़्यादा कौन सा क्लोज है उस पर हमेशा टिक करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने एग्जाम में छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो एग्जाम देने के लिए जाता है उसको जीएस पूरी आती है। वहाँ पर कुछ हद तक, ठीक है ना, क्या चलता है, एक जो अंदाज़ा होता है आपको वो चलता है। एक्चुअली वो अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पीछे वो चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, तो आपके माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी हमने करना है। कुल मिला के ऐसे नहीं कि पूरा पर्टिकुलर मेरे को किसी सब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो एकदम से पूरी कंप्लीट नॉलेज होगी तभी मैं क्वेश्चन को करूँगा, ऐसा वहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, उसको थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे थोड़ा सा लेक्चर को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए सोर्सेज की बात हो रही थी, यानी कि जो स्रोत होते हैं, संविधान के स्रोत कहाँ से कौन सी चीज़ ली हुई है, इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा बता चुका हूँ। थोड़ा सा इसमें कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो देखिए जर्मनी से हमने क्या क्या लिया हुआ है। ठीक है, जर्मनी कंट्री का नाम है, वहां से हमने क्या क्या लिया हुआ है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपातकाल प्रावधान। ठीक है, एंड नेक्स्ट दूसरा होता है, एक होता है मौलिक अधिकार। इसके बारे में सीखेंगे हम अभी। तो मौलिक अधिकारों का क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही जो पॉइंट्स हैं ये कहां से हमने जर्मनी से लिए हुए हैं। उसके बाद आता है जी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या उधार लिया हुआ है, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को उधार का थैला भी बोला जाता है। तो इसमें समवर्ती सूची, ये ली हुई एक तो, एंड दूसरा संविधान की होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना से भी क्वेश्चन उठता है, वहां पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब बहुत बार हमें नहीं पता होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक। तो ये भी हमने कहां से लिया हुआ है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सोर्सेज यानी कि क्या क्या स्रोत हैं,
किसके? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए जर्मनी से हमने क्या लेना एक्चुअली, देखिए आपको पता होगा जर्मनी के बारे में कि जो एडोल्फ हिटलर था वो जर्मनी का ही सिटीजन था, और एडोल्फ हिटलर की वजह से ही क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर WW2 वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। तो वहां से इसको ऐसे याद रखा जाता है। इमरजेंसी कहाँ पे लगेगी? इमरजेंसी स्टूडेंट्स वहां पे लगेगी जहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा युद्ध होंगे, ठीक है ना। इमरजेंसी के टाइम पे अक्सर जो मिलिट्री का रूल है वो आ जाता है, ठीक है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। तो उसी से आप याद रख लीजिए कि जर्मनी का कौन था? हिटलर था, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो आपातकाल का प्रावधान है, जो आपातकाल लग जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल लगता है, फिर आपातकाल लगता है। आपातकाल के बारे में आगे आएगा। तो आपातकाल का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? वो हमने जर्मनी के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। जब कभी आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे, पार्ट 3 में आते हैं वो, तीसरे भाग में, ठीक है, जैसे समानता का अधिकार, इस तरह से। तो इन मौलिक अधिकारों का निलंबन जो कि राष्ट्रपति करता है वो हो जाता है। निलंबन का मतलब ये है कुछ टाइम के लिए वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, हमेशा के लिए उनको, ठीक है, एबॉलिश नहीं किया जाता, हमेशा के लिए उनको नहीं हटाया जाता। लेकिन क्या करता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उनका निलंबन कर सकता है, यानी कि उनको आपके मौलिक अधिकारों को आपसे ले लिया जाता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आपातकाल वो रहेगा। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि जो आपातकाल का प्रावधान है वो हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो आपको वहां पे ऑप्शन टिक कर देना है कि हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है ये वाली प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से ली गई है। आगे चलते हैं। एक होती है समवर्ती सूची और प्रस्तावना और संसद की संयुक्त बैठक, इन तीनों को भी हम समझ लेते हैं। तो आपसे कहना चाहता है स्टूडेंट्स कि अगर देखिए ऑस्ट्रेलिया के हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें, तो वहां से हमने क्या क्या लिया हुआ है आपके सामने? समवर्ती सूची, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट कहते हैं इसको। एंड दूसरा प्रस्तावना, संविधान की होती है प्रस्तावना, ठीक है, कि हम भारत के लोग, ठीक है, इस तरह से एक प्रस्तावना आती है जिसमें 26 जनवरी 1949 ये वाली डेट भी आती है वहाँ पे, जब हमने संविधान को एडॉप्ट कर लिया था, उसको ग्रहण कर लिया था कि हाँ ये संविधान की सारा का सारा प्रारूप है और इसको हम आगे एनफोर्स करने जा रहे हैं। और सही 2 महीने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो गया था। तो वहाँ पर जो एक प्रस्तावना है, प्रस्तावना एक्चुअली संविधान की, पूरे संविधान की आत्मा है, आपको बता दूं मैं, उसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। क्या प्रस्तावना? अगर पूछा जाता है पेपर में कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। वैसे ही संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची का भी जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, संविधान से हमने लिया है। संसद की संयुक्त बैठक, ये वाली बैठक जो हमेशा ली जाती है वो राष्ट्रपति रहता है, ठीक है, मतलब इन जनरल केसेस राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को लेता है, ठीक है। तो ये जो बैठक का प्रावधान है ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। स्रोत यानी कि सोर्सेज, कहाँ से हमने कौन सी चीज ली है, इसके बारे में 1-2 कंट्रीज का मैं आपको रोजाना बता दूं, जैसे फंडामेंटल राइट्स या फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मौलिक अधिकार या फिर लिखित संविधान। तो ये हमने कहाँ से ले रखा है? ये USA, ठीक है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। वैसे ही हमारे देश में होती है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता होती है, जिसका मतलब ये है अगर कोई पर्सन मध्य प्रदेश में रहता है तो वो मध्य प्रदेश का नागरिक बनने के बाद साथ ही साथ तमिलनाडु का भी नागरिक होगा। जितने भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है वो कहीं पर भी जाएगा तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, यानी कि एकल नागरिकता। तो ये हमने कहाँ से ले रखी है? ये हमने UK, ग्रेट ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखी है, ठीक है। या फिर एक हफ्ते पहले आया था, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो हमने कहाँ से ली हुई है? संविधान संशोधन वो लिया हुआ हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, विधिवत प्रक्रिया कर लाई थी। चलो आगे चलते हैं। तो वैसे ही इसमें 2-3 बातें रोजाना खत्म होती है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिखा? आपातकाल का प्रावधान लिया हुआ है। मैंने आपको बताया अभी
जो एडोल्फ हिटलर था, ठीक है, वो कहाँ का था, जर्मनी का एक क्या था, सोल्जर था वो, और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया था। तो जब भी इतनी बड़ी वॉर होगी तो क्या होगा, आपातकाल लगेगा। तो आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया। जर्मनी किसका देश है, ये जर्मनी देश है हिटलर का। चलिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन, जब आपातकाल कभी भी लगेगा तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, यानी कि एक्शन में नहीं रहते। और ये काम प्रेसिडेंट करता है हमेशा, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो ये भी जर्मनी के, ठीक है, संविधान से हमने ले रखा है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या है, प्रस्तावना जो आप देखते हैं, जिसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं इसको, प्रस्तावना को, क्योंकि अगर आपने प्रस्तावना को पूरा समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पूरे संविधान को ही समझ लिया, इसलिए इसको इसकी संविधान की आत्मा कहते हैं। तो प्रस्तावना हमने कहाँ से ली हुई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। आगे चलते हैं, समवर्ती सूची, साथ साथ में समवर्ती सूची की भी जो प्रावधान है वो कहाँ से ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया से ही हमने लिया हुआ है। और संसद की संयुक्त बैठक, ठीक है, जो कि जनरल केसेस में राष्ट्रपति लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने कहाँ से ले रखी है, ये हमने ली हुई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम आगे किसी एक अदर कंट्री की बात कर लेते हैं, और इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रांस के बारे में। तो देखिए, फ्रांस एक कंट्री का नाम है। यहाँ से हमने कौन कौन सी चीजों को अडॉप्ट किया हुआ है हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले गणतंत्र, और नेक्स्ट इसमें गणतंत्र के बाद है जी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ओके, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो फिर, तो इसी को समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया हुआ हमने, गणतंत्र। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से अप्लाई हो चुका था, एम फोर्स में आ चुका था, और उसके सही 2 महीने पहले, यानी कि 26 जनवरी 1949 को इसको बना के तैयार कर दिया गया था। और साथ साथ में हमने भी इसको क्या कर दिया था, पूरा पक्का कंफर्म हो गया था हमें कि हाँ जी ये कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको एडॉप्ट कर चुके हैं, ठीक है, अपना चुके हैं, और सही 2 महीने के बाद वो लागू हो गया था। तो संविधान की प्रस्तावना गणतंत्र दिवस को इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग गणतंत्र हो गए थे, हमारे पास सबका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे पास में अपना खुद का संविधान था। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड कहाँ पर, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बंधुत्व का मतलब मित्रता के साथ में रहना, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, मित्रता बना के रहना है आपस में, इसका मतलब है बंधुत्व, ठीक है। समानता तो आपको पता ही है कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। अगर कोई पार्टिकुलर क्राइम कोई करता है तो चाहे तो वो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है या फिर चाहे वो बहुत कम पैसे वाला इंसान है, दोनों को सेम क्राइम के लिए समान सजा मिलेगी, ठीक है। तो समानता का मतलब एक समान, यानी कि बराबर हो जाते हैं जब सब। अगर एक ही तरह का क्राइम किया है तो दोनों को सजा बराबर मिलेगी, अगर वो दोनों अडल्ट हैं तो, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता के बारे में आपको बताइए कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। आप अगर चाहें तो कहीं पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। आप कोई भी अपना बिजनेस काम शुरू कर सकते हैं, आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको रोका नहीं जाएगा, यानी पूरी तरह से आप संविधान के अनुसार क्या है, स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र, ठीक है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं इसके बारे में पूछा जाता है आपसे। तो ये कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने, ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि फ्रांस के किससे, संविधान से हमने इन सभी वर्ड्स को क्या कर रखा है, लिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सोर्सेज यानी के स्रोतों के बारे में भी जान लिया है। अब हमारा मेन जो टॉपिक है, हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। ओके, सुनो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर होते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो होते हैं पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में, एंड आर्टिकल 12 to 35। मौलिक अधिकारों को कहाँ से? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ये आपको बताया था मैंने, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किससे? संविधान से लिया गया। होता क्या है? राज्य शोषण से नागरिकों की रक्षा, ये होता है इसके अंदर, और इसीलिए इसकी नेगेटिव प्रकृति होती है, ये बात पता होनी चाहिए। और नेगेटिव प्रकृति यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये नागरिकों के अधिकार को बढ़ाते हैं और राज्य के अधिकार को ये कम करते हैं, तो इसलिए इनका नकारात्मक इनकी प्रकृति होती है। तो इसी से हमें पता चला जन्म स्थान, लिंग, पंथ, भेद, जाति, इसके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसी में आता है। और अगर ऐसा होता है तो इन मूल अधिकारों की जो सुरक्षा करता है वो कौन करता है? वो करता है संविधान। ये सारे पॉइंट्स आपसे पहले अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं पेपर में, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? संविधान करता है, ये बताओ। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं ठीक से। तो आपके सामने जो पॉइंट्स हैं उसी के बारे में अभी बात करने जा रहा हूँ। एंड वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि मौलिक अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं इनको, ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, वहाँ के, ठीक है, संविधान से हमने इनको लिया हुआ है। ये पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में होते हैं। ये संविधान के कौन से भाग में होते हैं मौलिक अधिकार? भाग 3 में। तो आर्टिकल 12 to 35, ठीक है, यानी कि आर्टिकल यानी कि संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें क्या होता है? मौलिक अधिकारों के बारे में हमें बताया गया है। राज्य के शोषण से नागरिकों की रक्षा करते हैं ये, यानी अगर राज्य चाहे, सरकार चाहे, ठीक है, नागरिकों का शोषण करना, तो उसको रोकते हैं ये जो मौलिक अधिकार होते हैं। और इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नागरिकों की शक्ति को, नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाते हैं और राज्य की शक्ति को क्या करते हैं? ये कम करते हैं। जन्म स्थान, लिंग, पंथ, भेद, ठीक है, जाति, इन सब से मिलाकर कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी के साथ जो भारत का नागरिक है, यानी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये भी कहाँ पर आता है? ये मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? फिर संविधान करता है। यानी संसद अगर मौलिक अधिकारों को नागरिकों से छीनना चाहे तो उसके लिए है हमारी क्या? उसके लिए हमारी न्यायपालिका जिम्मेवार है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीना जाता है तो। अगर संसद चाहे या सरकार चाहे मौलिक अधिकारों को छीनना, तो वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा होने पर कोई भी नागरिक, ठीक है, किसका? न्यायपालिका का सहारा ले सकता है, सुरक्षा। ठीक है, कौन करता है यहाँ पे? संविधान इसकी सुरक्षा करता है। चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं।
सो स्टूडेंट्स, उसके आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना हो फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि मौलिक अधिकार में, तो देखिए परिवर्तन के लिए इसके अंदर हमें 2 पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए कि कोई भी संसदीय कानून इसमें चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम कर देते हैं संविधान में संशोधन, तो संविधान संशोधन कैसे होता है? जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है हमने? वो ली हुई है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो अगर मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो संसद अगर कोई भी कानून पास करना चाहे तो उससे उसमें चेंज नहीं आएगा। मौलिक अधिकारों का नहीं कर सकती संसद, यानी कि सरकार नहीं कर सकती, देखिए एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि जो। लेकिन संविधान में संशोधन होने के बाद मौलिक अधिकारों में चेंज किया जा सकता है। और इसका द बेस्ट एग्जाम्पल जो है मैं आपको बता दूं, जैसे संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है, तो उसमें जो चेंज आया वो संसद में कानून बनने की वजह से चेंज नहीं आया उसमें, ठीक है ना। कानून पास होने से ये नहीं हुआ ऐसा। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि संविधान में किया गया संशोधन, और संविधान संशोधन के बाद में अब संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो अभी पॉइंट है इसके अंदर, अब जो मौलिक अधिकार हैं उनका होता है निलंबन, यानी कि कुछ टाइम के लिए अगर वो हटाए जाते हैं तो इस काम को कौन कर सकता है? इस काम को ओनली प्रेसिडेंट कर सकता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। थ्री 358 तो 359 ये आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के अनुसार आर्टिकल 358 यानी कि 358 और आर्टिकल 359 इनके अनुसार अगर मौलिक अधिकारों को कुछ टाइम के लिए निलंबित करना है तो ये शक्ति प्रेसिडेंट के पास है, और वो ऐसा कर सकता है आर्टिकल 358 टू आर्टिकल 359। ये हमें बात पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे हम चलते हैं। पहले देख लो, जैसा मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो संसदीय कानून से ऐसा नहीं होगा, ये संविधान संशोधन से ही पॉसिबल है। ये सारी बातें पूछी नहीं है उससे पहले एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो हमेशा प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 358 और 359 इसी से रिलेटेड है मौलिक अधिकारों के निलंबन से, यानी कि कुछ टाइम के लिए वो अधिकार जो है वो हट जाते हैं, पूरी तरह से नहीं हटते। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे जो है हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ये होते क्या है? तो मौलिक अधिकार ये इसमें 6 तरह के पॉसिबल है। इन्हीं को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले है समता का अधिकार, जो एक मौलिक अधिकार है। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार, ओके। तो इनको इसी तरह से सीक्वेंस में पता होने चाहिए। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ओके। उसके आगे अगर हम चौथे नंबर में 4th पॉइंट पे बात करें तो यह है जी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कौन से नंबर पे आता है? दिस इज एट 4th प्लेस। चलिए नेक्स्ट है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार,
ये है। और नेक्स्ट अगर मैं लास्ट में बात करूं इसके अंदर, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके स्टूडेंट्स, संपत्ति का अधिकार पहले होता था जो कि अब नहीं रहा है। चलिए, तो इसमें आर्टिकल कैसे कैसे सीक्वेंस में होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल यहां पर है, यानी कि अनुच्छेद कितना 14, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक यहां पे आता है। ओके, तो समता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आगे आता है जी 19 से 22, ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए जी, नहीं तो बात याद नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो 23 और 24, यानी कि आर्टिकल 23 और 24, ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार को दर्शाते हैं। नेक्स्ट 25 to 28, इसके अंदर क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है इसके अंदर। नेक्स्ट 29 और 30, ये आर्टिकल है। ओके, और अगर हम फाइनली बात करें अब, जो है संवैधानिक उपचार से रिलेटेड अधिकार, तो ये है आर्टिकल 32, जो बिल्कुल लास्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकारों के बारे में हमने अभी काफ़ी कुछ डिस्कस किया आपसे पहले, उसी का आगे एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, मौलिक अधिकार अब मूल रूप से 6 बचे हुए हैं, पहले 7 थे। ठीक है, तो समता का अधिकार का मतलब ये है, ये आर्टिकल 14 to 18 में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये है कि कानून की नज़र में सभी सेम हैं, ठीक है, सब समान हैं। अगर कोई पर्सन कोई क्राइम करता है, तो चाहे वो कितना भी अमीर इंसान हो या फिर वो चाहे बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, गरीब इंसान है, दोनों के लिए सेम क्राइम के लिए सेम सजा मिलेगी। इसको कहते हैं समता का अधिकार, सब समान है। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार भी सबके पास है। तो आर्टिकल 19 to 22, ये बातें भी पूछी जा रही है, पेपर्स में पूछी जाती है, पता होना चाहिए। तो संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को शो करता है, जो कि फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। यानी किसी भी केस में आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छीना जाएगा, बिना वजह आपको कारावास में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, यानी आपकी स्वतंत्रता आपकी खुद की है और उसमें कोई आपसे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि क्या 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया था, और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान एनफोर्स हो गया, लागू हो गया था। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, आर्टिकल 19 to 22 के अंदर रखा गया है। आगे बोला आपसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आर्टिकल 23 और 24 इसी से रिलेटेड है। तो शोषण मतलब किसी तरह का भी हो सकता है, ठीक है, जो कि मेंटल या फिर इमोशनल, इसको हम कहते हैं, इस तरह का कोई भी शोषण कोई भी पर्सन आपके साथ में नहीं कर सकता। तो शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 से 24, शोषण का मतलब आप समझते होंगे, बहुत ज़्यादा काम किया कराया जा रहा है किसी से और उसका बैगेज उसको उतना नहीं मिल रहा, वो भी एक तरह का शोषण है। ठीक है ना, मेंटली हरासमेंट किसी का करा जा रहा है, ठीक है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, वो भी शोषण है। तो शोषण अगर किसी का भी किसी भी रूप में कहीं पर होता है, तो उसके विरुद्ध उसको अधिकार है वो, ठीक है, कोर्ट जा सकता है, लीगल हेल्प ले सकता है, आर्टिकल 23, क्योंकि आर्टिकल 23 और 24 के हिसाब से शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार है, हम उसके लिए लड़ सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब क्या है, औरंगजेब के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जबरदस्ती हिंदू लोगों को या सिख लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए फोर्स किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी अगर कोई पर्सन धर्म से सपोज दैट मोमडन है या फिर हिंदू है या फिर क्रिश्चियन है और वो इंडिया का निवासी है, भारत का नागरिक है, तो उस केस में आर्टिकल 25 से 28 ये कहता है
कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सभी नागरिकों को, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को कोई ह्रास नहीं पहुंचा सकता, क्षति नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो न्यायालय जाया जा सकता है, यानी कि सरकार उससे धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती किसी भी भारत के नागरिक से। चलिए देखिए, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा तो आपको पता ही है, यह आर्टिकल 29 और 30 तो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के हिसाब से शिक्षा का अधिकार जो बच्चे हैं उनका मौलिक अधिकार है, वो उसे कोई नहीं छीन सकता। और साथ साथ में सांस्कृतिक अधिकार, यानी आपने देखा होगा गुरुद्वारे में लोग रहते हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं, श्राइन प्लेस है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जैसे मोमडन लोग यहाँ पे नमाज होता है, या फिर ठीक है उनके यहाँ पे अजान होती है, ये सब करके, या फिर उनके यहाँ पे रोज़ा होता है। तो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी सांस्कृतिक स्वतंत्रता हमें दी हुई है। तो ये एक मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता। अगर कोई होली मना रहा है या फिर कोई दिवाली मना रहा है, उस ठीक है उनके प्रोसेस को, उसके फेस्टिवल को, इस अधिकार को, क्योंकि सांस्कृतिक अधिकार हो गया, कोई भी गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। और ये है आर्टिकल 29 to 30 में, 29 and 30, तो 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब है आर्टिकल 32। तो संवैधानिक उपचारों का कैसे, कि जितने भी आप ये ऊपर दिए हुए सारे के सारे मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात हो रहा है यहाँ पे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये वाला जो मौलिक अधिकार है, इसके अंदर इसको डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है, लास्ट वाले को, तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था, तो वो कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट्स में, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे वो कहते हैं, जो संविधान में वर्णित है वो सबको मानना ही होगा। और ये होता है आर्टिकल 32 के हिसाब से, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 32 के हिसाब से 32 में बात लिखी हुई है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जितने भी ऊपर अधिकार दिए हुए हैं उनका, अगर उनको लेकर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जा सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे बिल्कुल। ठीक है, इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने आत्मा किसको कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा है। और वैसे नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है वो क्या है, उसकी प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में ही सब कुछ पता चल जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किसको आत्मा कहा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की क्या कहा, ठीक है, आत्मा कहा। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप सामने देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में। बार बार आप इसको देखेंगे तभी पॉसिबल है कि ये याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा, आप इसको बार बार बोलते रहेंगे। मौलिक अधिकार 6 होते हैं, 7वां प्रॉपर्टी का अधिकार हट गया है अभी संविधान संशोधन की वजह से, ठीक है, वो आगे आएगा, बताएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले समता का अधिकार, सभी कानून की नजर में समान है, आर्टिकल 14 to 18 इसी के बारे में प्रावधान है। आगे स्वतंत्रता का अधिकार, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 to 20 यानी कि 1922 तक ये इसमें आएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका किसी भी तरीके से कोई मेंटल शोषण या फिर ठीक है शारीरिक शोषण कैसा भी नहीं कर सकता। और आर्टिकल 23 और 24 इसी से रिलेटेड है, तो शोषण के विरुद्ध आपके पास में अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर आप एक मॉन्कन हैं या फिर सपोज आप सिख हैं और सिख के हिसाब से आप अपनी पूजा करते हैं या फिर आप उस तरह का खाना खाते हैं, उस तरह के कल्चर को मानते हैं, तो आपसे कोई नहीं बोलेगा कि आप ईसाई बन जाइए, ऐसा नहीं होगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें आर्टिकल 25 to 28। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा आपके लिए जरूरी है, आपका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, शिक्षा पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये आर्टिकल 29 and 30 के अंदर इसका प्रावधान है। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, कि जो SC/ST के लोग होते थे उनको या तो एडमिशन नहीं मिलता था या फिर ठीक है उनको अपने पास बिठाने से रोका जाता था, ये सब चलता था पहले, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आर्टिकल 29 and 30 के हिसाब से शिक्षा का अधिकार सभी को है, और साथ साथ में सांस्कृतिक अधिकार भी है, यानी कि अगर सपोज होली है या फिर कोई अदर फेस्टिवल है तो मना सकता है, इसमें गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने
आत्मा कहा है किसकी? संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। यानी जितने भी ऊपर अधिकार हैं इनमें से किसी में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है सरकार की वजह से तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये मतलब है इसका। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ अभी। तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा इसके बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जो हमने अभी तक सीखा है। एक तो सीखा था स्रोतों के बारे में कि जर्मनी से क्या क्या हमने लिया हुआ है उदाहरण के तौर पर, ठीक है, संविधान में वर्णित किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड साथ साथ में फ्रांस से हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो सबसे पहले सोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद मौलिक अधिकारों के बारे में जो कि तीसरे पार्ट में, तीसरे भाग में होते हैं, ठीक है, संविधान के तीसरे भाग में, जिनका आर्टिकल किससे लेके 12 से लेके 35 तक जिक्र किया हुआ है। तो सारे मैंने क्या बता दिया संविधान के बारे में, ठीक है। 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनका सेक्शन वाइज यानी कि कौन कौन से आर्टिकल में वो वर्णित है ये भी बता दिया। तो स्टूडेंट्स अभी नया तो बस इतना ही होगा आज की क्लास में। मेरा बस आपसे यही कहना है कि देखिए हिम्मत हारने से नहीं होता है सिलेक्शन, ठीक है ना। आप लगे रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। जॉब रहेगी तो वैल्यू बन जाती है सोसाइटी में भी, ठीक है ना। जॉब नहीं रहेगी आपके पास में तो वो वैल्यू नहीं होती है। उसके लिए ज़रूरी है मेहनत करना, ठीक है। मेहनत आप करते रहेंगे, मेहनत करने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। चाहे आप हिस्ट्री में किसी को भी उठा के देख लीजिए, जिस पर्सन ने मेहनत की है उसको उसका क्रेडिट मिलता ही मिलता है, ठीक है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, सिलेक्शन अभी जो कमिंग भर्ती है उसमें ही हो जाएगा। नहीं भी होता है तो हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें बस लगे रहना है। देखिए कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कोई भी काम हमने शुरू तो किया लेकिन उसको हम हमेशा के लिए अपनी लाइफ में नहीं उतार पाए, हमेशा के लिए उस काम को नहीं कर पाएगा आप, तो ये चीज़ कंसिस्टेंसी नहीं होती है। अगर किसी एक रिक्रूटमेंट में नहीं भी सिलेक्शन होता है तो आगे आप बढ़िए और पूरी मेहनत के साथ में लगे रहिए, सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ था, थोड़ा डिफिकल्ट एग्ज़ाम था वो भी, लोग कर ही नहीं पाए क्वेश्चंस को। तो इस वजह से आप भी अगर उस कैटेगरी में आते हैं, पहले से दिल्ली पुलिस दिया हुआ था या फिर कोई अदर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, सो डोंट वरी, अभी भी चांस है आपके पास। यूपीएससी का सबसे अच्छा चांस है और भी वैकेंसीज आती रहेंगी बीच बीच में। तो आपको जस्ट यही रिमाइंडर रखना है, ठीक है, कि किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारनी है और आप लगे रहिए। सिलेक्शन आपका होगा, 100% श्योर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और सिलेक्शन एक बार हो जाता है तो उसके बाद में सक्सेस हाथ में होती है। सक्सेस हाथ में रहेगी तो आप अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएंगे। अगर एजुकेशन का कोई पर्पस हो सकता है सबसे अच्छा, तो एजुकेशन का उद्देश्य हो सकता है फ्री होना, यानी कि स्वतंत्रता मिलना। अभी बहुत सारे बंधन होते हैं हमारे पास, फिर ये सारे के सारे बंधन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। एग्ज़ाम चाहे तो आप किसी डी ग्रुप के एग्ज़ाम का दे लीजिए, चाहे आप एक IAS ऑफिसर का एग्ज़ाम दे लीजिए, आपके हाथ में तो है। तो सिर्फ एग्ज़ाम देने से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ से भी बुक से कोई भी कंटेंट मिल रहा है उसको अंडरलाइन कर लो, उसको लर्न कर लो उसके साथ साथ, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, अकेला संविधान ही तो नहीं आता है, साइंस भी आता है, बायोलॉजी भी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो उन सबको करने का यही एकमात्र तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जाए, अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस सेट लेके उनको सॉल्व किया जाए, जिससे कि क्या होगा आप लोग उस पर, ठीक है, मास्टर करना शुरू कर दोगे। और पॉलिटी का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर चली रही है, साथ साथ में पॉलिटी भी आसान सब्जेक्ट नहीं है, तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज की भी मदद ले सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से पढ़ने से आपका पूरा सिलेक्शन की उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक ड्राफ्ट हम तैयार कराएंगे और साथ साथ आपको उसके प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, ठीक है।
बाकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जीएस का पूरा पोर्शन ही कवर हो जाए यूपीएससी से पहले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच आज के लिए, और अब हम कल